बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर्स का टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। कैपेसिटर्स के लिए हम डिफाइन ऐसे करेंगे: अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। और जब ये चार्ज को स्टोर कर लेती है तो फिर लाजिम बात है उसके बाद इसने जो है वो एनर्जी को भी यूटिलाइज करना है, तो वो एनर्जी भी स्टोर हो गई। अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसकी कई टाइप्स होती हैं, जैसे हमने अभी आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया हुआ है, जो एक बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं कि V वोल्ट है, तो उसके साथ ये कनेक्ट है प्लेट्स। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि लेट क्यू चार्ज इस पे स्टोर हो रहा है। तो क्यू चार्ज के स्टोर होने की जो सलाहियत है वो डिपेंड करती है कि बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के अक्रॉस अप्लाई कर सक रही है। इट मीन्स कि स्टोरेज ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C आ जाती है। C को अलहदा करके फार्मूला बनाएं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला बन गया Q/V, जिसकी SI यूनिट जो है वो बनेगी कूलम पर वोल्ट, जिसको माइकल फैराडे के ऑनर में फेरड के नाम से लिखा और पढ़ा जाता है। तो 1 फेरड कैपेसिटी कितनी होगी कि अगर किसी जगह के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए और दोनों प्लेट्स के अक्रॉस 1 कूलम चार्ज stored due to 1 volt battery across the plates, then capacity or capacitance of that capacitor is 1 farad. फेरड चूँकि बहुत बड़ी यूनिट है तो इसकी छोटी यूनिट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। मसलन 1 माइक्रो फेरड 10⁻⁻6 फेरड लिया जाता है, 1 नैनो फेरड 10⁻⁹ फेरड लिया जाता है, 1 पिको फेरड 10⁻⁻12 फेरड लिया जाता है। तो इस तरह हम इसकी छोटी यूनिट्स को यूज़ करते हैं, चूँकि ये जो बड़ी यूनिट है 1 फेरड की, ये बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हम ब्रास की प्लेट्स का 1 फेरड कैपेसिटी का एक कैपेसिटर बनाएं तो उसकी एक प्लेट की लेंथ जो है वो माइल्स में होगी, तो सामने दूसरी प्लेट भी, उसकी लेंथ भी माइल्स में होगी। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी यूनिट है 1 फेरड, तो हम छोटी यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो कूलम पर वोल्ट या फेरड हम इसको ये काम कहते हैं। अब इसमें इसकी आप देख लें कि टाइप्स के मैंने कुछ नाम ले दिए थे, जैसे ये एक फिक्स्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसके मेनली 2 टाइप्स करते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी वेरी कर सकती है। इनकी फर्दर टाइप्स भी होती हैं, पोलराइज्ड कैपेसिटर्स भी होते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स भी होते हैं, इसी तरह ट्यूनिंग कैपेसिटर्स भी होते हैं, टिमर कैपेसिटर्स भी होते हैं, तो मुख्तलिफ और मिनिएचर कैपेसिटर्स भी होते हैं। तो और टाइप्स में इसको आप फर्दर फ्यूचर में जाके जो है वो पढ़ेंगे। इसी तरह इसकी जो डिफरेंट यूजेस हैं, उन यूजेस में आप देखें तो ये चार्ज को स्टोर करने के तो काम आ ही रहा है, उसके साथ साथ ये फिल्टर सर्किट्स में यूज़ होता है कैपेसिटर, वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह आप ये कह लें कि ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है किसी भी सिस्टम में। LC सर्किट और RC सर्किट का ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह बेशुमार इसकी जो है वो यूजेस हैं। बेसिक आप ये कह लें कि ये फंडामेंटल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, शॉर्ट सी, आसान सी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए जो आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए वो यही है कि आप ने ऊपर जो फार्मूला बनाया है
उसी को लेके आप आगे चले एज C इज इक्वल टू Q बाई V। और अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है तो इसको हम लिखेंगे C वैक्यूम इज इक्वल टू Q बाई V। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सिंस हमने एक फार्मूला और इस तरह की ये डायग्राम आपने पीछे देखी थी जब दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह डिटरमिन की थी। इसी तरह इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन बना था, तो वो था माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। उसको सिंपल करके लिख रहे हैं V बाई डी, है वही फार्मूला, डेल आर को डी कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसी तरह पीछे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो इस तरह इन तीनों इक्वेशंस को आप यूज करते हुए आसानी से कैपेसिटेंस का फार्मूला फर्दर डिराइव कर सकते हैं। हाँ, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक फार्मूला पहले बना हुआ है Q बाई V कैपेसिटेंस का, तो आगे फार्मूला क्यों आप डिराइव कर रहे हैं? वो इस वजह से कि इसमें जो दो पैरामीटर हैं चार्ज और वोल्टेज, उनमें से चार्ज एक ऐसा पैरामीटर है कि इसको डायरेक्टली मेजर करना प्लेट के ऊपर से ये आसान काम नहीं है, क्योंकि चार्ज तो किसी को नज़र ही नहीं आता। तो हम एक ऐसा फार्मूला डेवलप करना चाह रहे हैं जो ऐसे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता हो जो आसानी से मेजरेबल हो, आसानी से आप उनकी कैलकुलेशन कर सकें। तो आप देखें कि हम इसमें ये करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 V इज इक्वल टू ई डी, तो इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो C वैक्यूम इक्वल्स टू Q बाई E D, ये बन गया, इसे इक्वेशन 4 कहते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर 3 E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 3 E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आप पहले पढ़ के आए हैं। तो सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई A लिखा, तो ये बन गया Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। इसको पुट कर दें इक्वेशन 4 जो भी बनाई थी पीछे, वो क्या थी दोबारा देख लें, वो थी C वैक्यूम इज इक्वल टू Q बाई ई डी। तो इसमें E की जगह आप पुट कर दें ये Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो C वैक्यूम Q बाई ई डी, डी मैं पहले लिख देता हूँ, अब E की जगह ये लिखते हैं Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखें आप Q से कैंसिल हो गया और A एप्सिलॉन नॉट को आप थर्ड फ्रैक्शन में है तो इसको फर्स्ट फ्रैक्शन में ट्रांसफर करना पड़ेगा ऊपर, तो आपका फार्मूला आसानी से बन जाएगा C वैक्यूम इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब ये फार्मूला आप उस वक्त यूज कर सकते हैं जब दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम, इफ देयर इज अनदर मीडियम, कोई और मीडियम मौजूद है, जैसे बर्फ हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, ग्रीजी पेपर यूज करते हैं इसके अंदर, सो मैनी मीडियम्स, तो उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो C मीडियम, अब आप लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये शुरू में पढ़ के आए हैं आप कूलम्स लॉ। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 में कैपेसिटेंस का वो फार्मूला बना जिसमें चार्ज अब नहीं है और 6 में भी, लेकिन परमिटिविटी की वैल्यूज में फर्क आ रहा है। तो यहाँ से हम एक और चीज़ क्या करते हैं, अलग करते हैं, और वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसका क्वेश्चन हम पहले लिखते हैं, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5। इक्वेशन 6 को ऊपर रखते हुए C मीडियम, इक्वेशन 5 C वैक्यूम से डिवाइड करते हैं। तो अब क्या हुआ, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D ओवर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो अब देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, A से कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से और D से। तो सिर्फ क्या बच गया,
एप्सिलॉन आर बच गया, जिसको पहले आपने नाम दिया था रिलेटिव परमिटिविटी का, और अब इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। है वही चीज़, नाम बदला है वो, क्यों कैपेसिटर में इसका नाम बदल गया, क्योंकि कैपेसिटर में एप्सिलॉन आर की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। सो हियर एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर डिफाइन करने के लिए कोई पूछ ले व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसी को पढ़ दें फार्मूले को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड टू capacity of capacitor when vacuum is in between the plates. So this is called definition of dielectric constant. तो होपफुली आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। In capacitors, next topic is capacitors in parallel or combination of capacitors. So first combination, parallel combination of capacitors. In this combination, all the capacitors are connected in such a way that their right plate is connected with one terminal of the battery and the left plate with one terminal of the battery. If this is battery, then it means it shall have positive charge on left plate और नेगेटिव चार्ज जो है वो राइट प्लेट्स पे आ जाएगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें आप ये देख लें कि इसमें करंट के पास करने के लिए जो पैसेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ से अगर करंट मूव करती है कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से, तो यहाँ पहुँच के उसके पास 3 पाथ्स हैं। इन कैपेसिटर्स में चार्जिंग करके करंट फिर उन्हीं 3 पाथ से आगे इकट्ठी हो जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। सो इट मीन्स के पैरेलल में नंबर ऑफ पाथ्स, नंबर ऑफ पैसेजेस ये उतने ही ज़्यादा होते हैं जितने कंपोनेंट्स या जितने आपने कैपेसिटर्स ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं बैटरी के साथ। लेकिन अब इसमें जो चीज़ कांस्टेंट है वो क्या है कि बैटरी की तरफ से अगर V वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है तो वो V वोल्ट ही कैपेसिटर 1 पे अप्लाई होगा, V वोल्ट ही कैपेसिटर 2 पे अप्लाई होगा और V वोल्ट ही कैपेसिटर 3 पे अप्लाई होगा। तो तमाम कैपेसिटर्स पे जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, लेकिन उनकी करंट सेम नहीं रहेगी क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है। इस वजह से करंट के चेंज होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रही है वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ Q1 चार्ज स्टोर होगा, यहाँ Q2 चार्ज स्टोर होगा, यहाँ पे Q3 चार्ज स्टोर होगा। सो इट मीन्स कि हम इससे अगर कोई रिलेशन डेवलप करना चाहें तो वो इस तरह से डेवलप करेंगे कि V1, V2, V3 वोल्टेजेस तीनों कैपेसिटर पे सेम हो जाएंगे, जबकि चार्ज Q1, Q2, Q3 ये ऐड होगा तो टोटल चार्ज बनेगा। तो यहाँ से इसकी आप इक्वेशन ले सकते हैं जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो C1V, C2V Q2 की जगह, Q3 की जगह C3V, और यहाँ पे V कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ से इसकी जगह जब आप CV लिखते हैं C इक्विवेलेंट V, तो V से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सॉरी आपके पास जो है वो, तो आपके पास ये C इक्विवेलेंट का फार्मूला फिर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 कि ये तीनों कैपेसिटेंसेस इन कैपेसिटर्स की ऐड होके नेट कैपेसिटेंस डेवलप करेंगे। अब आ जाएं कैपेसिटर्स इन सीरीज की तरफ। कैपेसिटर्स इन सीरीज में आपके पास 3 कैपेसिटर्स को हम देखें जोड़ लेते हैं, 1, 2 एंड 3, और इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे कनेक्ट करके आप देखें कि क्या चीज़
डिफरेंट हो रही है पिछले रिजल्ट से, तो वो है कि आप करंट के फ्लो करने के लिए सीरीज सर्किट के अंदर एक ही पाथ है। करंट आप गौर से देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट लेते हुए पहले यहाँ पे चार्ज स्टोर करेगी, फिर यहाँ से गुजरने के बाद आगे चार्ज स्टोर करेगी, फिर इससे गुजरने के बाद आगे चार्ज स्टोर करेगी। तो अगर इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2 और तीसरे कैपेसिटर की C3 है, तो इनके ऊपर सेम चार्ज स्टोर होगा Q Q Q, क्योंकि चार्ज का ताल्लुक करंट से है, करंट सेम है तो चार्ज भी सेम है। अब ये चूंकि डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ V1 हम लेंगे, यहाँ V2 और यहाँ पे V3। तो इसका मतलब है कि इन तीनों की जो वोल्टेजेस हैं, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास नेट वोल्टेज आएगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वोल्टेज की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं Q बाय C1, Q इज इक्वल टू CV के फार्मूले से, Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, और इसी तरह इसकी जगह Q बाय C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप Q को कॉमन ले लें राइट साइड से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिलेशन बचेगा वो है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल एडिशन हो रही है। इट मीन्स कि जितने कैपेसिटर्स आप सीरीज में ऐड करेंगे, C इक्विवेलेंट उतनी ही लेस होती चली जाएगी, जबकि पिछले केस में जितने आप पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड करेंगे, C इक्विवेलेंट उतनी ही ग्रेटर होती चली जाएगी। ये रिजल्ट आपने इसका याद रखना है। तो इट मीन्स के दो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड under the influence of external electric field, non-polar molecules of dielectric become polarized। Polarized का मतलब वो भी अपने चार्जेस को शो करना शुरू कर दें, दो पोल्स बन जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद होंगे कि वो अपना कोई चार्ज एग्जिबिट नहीं करेंगे, अपना कोई चार्ज शो नहीं करेंगे, ओवरऑल वो न्यूट्रल कंसिडर होंगे। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल, कैसे कि जैसे हमने ये चंद दायरे बनाए हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है बिल्कुल इसके सेंटर पे, और जो वो पॉजिटिव ले लें, सेंटर पे न्यूक्लियस हमने ये पॉजिटिव ले लिया, और साइड पे इसके यूँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह ये आप सबको इस तरह से शो कर दें। तो ये जो मैं साइड पे दो नेगेटिव साइन डाल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंटर पे जो पॉजिटिव साइन डाल रहा हूँ, ये इसका एटम का, मॉलिक्यूल का ओवरऑल न्यूक्लियस है। तो इस तरह आप ये कहें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक इसे हम कहेंगे। तो इस सूरत में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसके चार्जेस का सेंटर आपस में कोइंसाइड करे। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई होती है, तो ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, डी शेप हो जाते हैं। तो वो डिस्टॉर्ट कैसे कि ये पहले हमने उसको अगर सर्कल की शक्ल में बनाया था, तो अब ये ऐसे हो जाएंगे एलिप्टिकल शक्ल में। तो ऐसे होने की वजह से
इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रल होना था, कंसेंट्रिक होना था, वो एक ही जगह पे जो अपने असर को न्यूट्रलाइज कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें आप देखें कि जो पॉजिटिव इसका सेंटर है वो पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होता हुआ अवे चला गया और इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन ज़्यादा नेगेटिव के नज़दीक शो करेंगे, ये ऐसे। तो डायग्राम को आप गौर से देखें, आपने ऐसे ही इसे बनाना भी है जब ये पेपर में आ जाते हैं। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन वाइज तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। आप इसको यही चीज़ें जो बोल रहे हैं नॉन पोलर से उसको पोलर बनाना, यही लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की एक्सप्लेनेशन है। अब इसके असर में हो क्या रहा है? असर में ये हो रहा है कि इसकी एक अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जिसको हम कहते हैं कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट वाज ई नॉट। तो उसकी डायरेक्शन थी ऐसे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसके मुकाबले पे अब जो दरमियान में मॉलिक्यूल्स चार्ज पोजीशन में आ चुके हैं, चार्ज्ड हो गए हैं, तो वो मॉलिक्यूल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, गौर से देखें, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इसके ऑपोजिट शो कर रहे हैं। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट है। तो ये जो छोटी छोटी ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये सब इकट्ठी हो जाएंगी, और ये इकट्ठी होके ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इनको हम कहेंगे EP। तो ये E नॉट में से माइनस होंगी EP। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसकी, वो E नेट कहते हैं हम इसे, वो होगी E नॉट माइनस EP। ये E नॉट थी, ये EP है इसके ऑपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में से वो क्या हुई? सब्ट्रैक्ट। इट मींस कि जब पोलराइजेशन होगी तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिड्यूस्ड होगी, वो कम हुई भी होगी। अब इसके साथ आगे एक चीज़ और इसमें जो डेवलप होती है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है? पहले हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। डाइपोल अपने नाम से ही जाहिर है कि उसमें दो पोल्स हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल बट ऑपोजिट पॉइंट चार्ज, उनको अलहदा किया जाए। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड opposite point charges separated at a finite distance या by a finite distance makes electric dipole। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम P से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो इसको मैग्नीट्यूड की शक्ल में लें तो इसके गिर्द हम जो पास लगा देते हैं, Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, या वो चार्ज पॉइंट चार्ज जो वो मौजूद है, और D उनके दरमियान डिस्टेंस। तो Q किसी एक पॉइंट चार्ज का चार्ज जो है वो ले लिया जाता है इसमें, तो वो दोनों को लेना ज़रूरी नहीं होता। तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे डेवलप करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो इसी टॉपिक में डेवलप होती है वो ये है कि इफेक्ट्स, एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट इसका आ जाता है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और वो इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट ये है कि पोलराइजेशन की वजह से या डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने की वजह से दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोलराइजेशन, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, capacitance of capacitor increases। अब इसको आसानी से समझ लें कि ये कैसे होता है। वो इस तरह है कि एज कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q बाई V। आल्सो हमारे पास एक फार्मूला है
E इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर, या जिसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने v बाई डी लिख लिया था, यहाँ d डिस्टेंस ले लें तो इससे एक रिलेशन बन जाता है v इज इक्वल टू ई टी। तो हमने पीछे देखा कि सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज रिड्यूस्ड, वो कम हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर जाएगा, देयरफॉर V आल्सो डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर गया। सो अकॉर्डिंग टू जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी हुई है C इज इक्वल टू Q बाई V, जब वोल्टेज V डिक्रीज करेगी, when V decreases then capacitance hence increases as capacitance is inversely proportional to voltage। तो इट मीन्स कि जब भी आप किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करवाएंगे डाइलेक्ट्रिक रख के, डाइलेक्ट्रिक में कौन कौन से मीडियम यूज हो सकते हैं, सारे इंसुलेटिंग मीडियम जिसमें रखे जा सकते हैं, जैसे गिलास रखा जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की शीट रखी जा सकती है, पेपर रखा जा सकता है, माइका रखा जा सकता है, सो मैनी मटेरियल्स जो इसके दरमियान प्लेस किए जा सकते हैं। तो इसमें अब हमने देखें कि कैपेसिटर के जो हैं वो एक और टॉपिक हम लगातार करते चले जा रहे हैं, और ये सारे टॉपिक जब आप इकट्ठे तैयार करेंगे तो आपका कंप्लीट कैपेसिटर का टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इन कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। इसको हमने स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करना है कि हम दो प्लेट्स, एम्प्टी प्लेट्स को देख रहे हैं जो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, और हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैपेसिटर की लेफ्ट साइड की प्लेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड से। तो ऐसी सूरत में ये जब चार्ज होना शुरू होगा तो फिर हम देखेंगे कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक किसी और इंडिपेंडेंट चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि सपोज जब पहला चार्ज हमने मूव कराया इस प्लेट की तरफ, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। जब ये चार्ज यहाँ पे पहुँच गया तो इसके ऑपोजिट एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब थोड़ा सा पोटेंशियल बन गया। तो अब नेक्स्ट चार्ज जब हम मूव कराएंगे तो इट मीन्स कि ये वाला इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगी। तो पहले चार्ज को लाने में तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि उस वक्त इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, लेकिन दूसरे चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप चार्जेस को मूव कराते जाएं और वो चार्जेस सामने की प्लेट पे स्टोर होते चले जाएं, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि यहाँ पे इस तरह चार्जेस और उसके सामने इसी तरह इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो फाइनली हम कहते हैं कि आखिरी चार्ज को जब हमने मूव कराया तो इन दोनों के दरमियान V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, तो उसको हम कहते हैं फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट्स। तो अब इसका एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसका 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 और V बाई 2। तो अब हम इससे वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड को कैसे कैलकुलेट करें, एज वी नो कि हमारे पास इनिशियली वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इसमें जो हो रही है उसका फार्मूला था चार्जेस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एवरेज वोल्टेज एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू V बाई 2 है, Q की वैल्यू CV है और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस V बाई 2 है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर U का फार्मूला आ जाता है हाफ CV स्क्वायर। तो ये इस तरह से आसानी से इन स्टेप्स में आपका फार्मूला डेवलप हो जाता है। इसी फार्मूले को अगर आप चार्ज की सूरत में जो है वो लिखना चाहें तो फिर आप यहाँ पे क्या करें कि C की जगह Q बाई V कैपेसिटर का जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV वाला, वहाँ से आप C इज इक्वल टू Q बाई V पुट करते हैं।
अब देखें कि ये हम फार्मूला Q बाई V सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस C की जगह। सो एनर्जी इक्वल्स टू Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, हाफ Q। इसी तरह अगर हम V की जगह पुट कर दें Q बाई C इक्वेशन 1 में, तो फिर हमारे पास देयरफॉर U इज इक्वल टू, यानी ये मैं मुख्तलिफ शेप्स बना रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ तक जो आपने फार्मूला कर लिया तो ये एनर्जी स्टोर्ड के लिए ये फार्मूला इसी तरह डायरेक्टली यूज होता है। तो V स्क्वायर लिखा है तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। तो C के स्क्वायर से कैंसिल, तो Q स्क्वायर बाई 2C, ये फार्मूला भी इसका बन गया। तो ये भी यूज हो सकता है फार्मूला, ये वाला फार्मूला भी यूज हो सकता है, ये वाला फार्मूला भी यूज हो सकता है, और जनरली ये फार्मूला तो यूज होता ही है आपका। अब आ जाए कि इसी फार्मूले को एनर्जी डेंसिटी के रिलेशन में आपकी बुक में कन्वर्ट किया हुआ है और वो फार्मूला भी यूज होता है। तो हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन हमने बनाना है। सिंस एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, एज हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो लेते हैं किसका, V इज इक्वल टू ET, ये फार्मूला आपने यूज किया हुआ पहले, एंड कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज किया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई T। तो इन दोनों फार्मूलों को ऊपर पुट कर दें, देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई T इंटू V स्क्वायर। तो हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। तो D का जो स्क्वायर है ये D के साथ कैंसिल हो गया। तो इस फार्मूले को देखें, लिखेंगे ऐसे, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इनटू ब्रैकेट में ले आए एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एरिया इनटू डिस्टेंस जो है ये वॉल्यूम होता है, तो इसको इस तरफ डिवाइड कर दें, एनर्जी ओवर एरिया इनटू डिस्टेंस। तो इसका फार्मूला बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर, और एनर्जी ओवर वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, जिसका रिलेशन बन के आपके सामने आ रहा है, और वो क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर। सो U अपॉन वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी जो है, जो एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी का है, वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर्स इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको पढ़ने से पहले एक तो ये कि जब हम ये डायग्राम अभी बना रहे होंगे तो इसी डायग्राम को जो लिखना है ये इसकी शुरू की बेसिक एक्सप्लेनेशन है। जैसे एक कैपेसिटर को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि एक बैटरी के साथ हम ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स यहाँ पे शो कर दें, और इसके साथ एक हम रेजिस्टर जो है वो शो कर देते हैं। तो रेजिस्टर को इस तरह से आपने शो कर दिया। एक स्विच किसी भी जगह पे इसके साथ आप शो कर देते हैं, यहाँ पे हमने स्विच शो कर दिया। तो अब बैटरी के पॉजिटिव को हम कैपेसिटर की एक प्लेट के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, पेपर में आपने इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना, तो इसलिए कि ताकि आपको ज़रा वाज़ेह तौर पे नज़र आए, तो डायग्राम को साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं। तो स्विच के साथ लेते हुए वायर को लाके हम कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर की
दूसरी प्लेट के साथ। तो अब इस तरह से चार्जिंग शुरू हो जाएगी जैसे ही हम ये स्विच कनेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हुए यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में इस तरह मूव करेगी। तो ये प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी और दूसरी प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी। रेजिस्टर R, कैपेसिटर C और बैटरी की वोल्टेज को V ले लिया। तो इस तरह यह है कि आपका सर्किट जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब इस सर्किट में चार्जिंग कैसे होगी? जब टाइम 0 है एट t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, तो कोई चार्ज उस पर नहीं डिपॉजिट हुआ। लेकिन जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज बिल्डअप होना शुरू होगा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, और कैपेसिटर के ऊपर वही वोल्टेज इसके अक्रॉस मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। ग्रेजुअली वो क्या करेगी? राइज करेगी। तो सपोज हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम चार्ज जो इसके ऊपर डिपॉजिट होता है उसकी वैल्यू Q0 है। तो Q0 तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा, और दूसरे Q0 चार्ज डिपॉजिट जब हो जाएगा तो जितनी वोल्टेज आपकी बैटरी आपने अप्लाई की है उतनी वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान भी अप्लाई हो जाएगी, और ऐसे टाइम पे पहुंच के एट Q इज इक्वल टू Q0, तो ऐसे टाइम पे पहुंच के करंट रुक जाएगी और करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, करंट फ्लो करना बंद कर देगी इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग जो है प्लेट्स के ऊपर वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर डेवलप होता चला जा रहा है चार्ज। लेकिन अब हम इसको ग्राफ जब बनाते हैं तो देखते हैं कि वो ग्राफ की सूरत में कैसे चार्ज डेवलप होगा। तो हम ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। ग्राफ है चार्जिंग और टाइम के अगेंस्ट, चार्जिंग Q और टाइम के अगेंस्ट। तो अब इसमें देखें कि जैसे जैसे चार्ज इसका बिल्डअप होगा तो करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी और ग्राफ इस तरह उसकी स्लोप जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल जो है ग्रीन लाइन आ जाएगी। यहाँ से आप वापस पीछे की तरफ जाएं तो जिस जगह पे चार्ज वाले एक्सिस पे ये टच कर रही है ये मैक्सिमम चार्ज है Q0। तो अगर RC की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये तेजी से बिल्ड होगा ग्राफ, और अगर RC की वैल्यू लार्ज होगी तो फिर ये नीचे की तरफ रहेगा ग्राफ, ये लार्ज RC के लिए। अब इसमें एक चीज़ हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उसका नाम है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट पे जाने से पहले इसकी चार्जिंग की इक्वेशन आपने बता देनी, ये चीज़ें भी लिख के देनी है कि चार्जिंग की इक्वेशन ये बनेगी। ये डायरेक्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं। मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन को जिन प्रोसेस से मैथमेटिकल स्टेप्स से डिराइव करके लाते हैं वो स्टेप्स FSC के अंदर तमाम कम्बिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं सकते। प्री इंजीनियरिंग वाले ICS वाले तो इसको समझ लेंगे कि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, लेकिन प्री मेडिकल वाले इसको नहीं समझ सकते, इसलिए इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते हैं। ये चार्जिंग की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस E एक्सपोनेंशियल है इसकी पावर माइनस T ओवर RC, वेयर T इज द टाइम। और कौन सा टाइम है? ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस टाइम है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी इनिशियल टाइम पुट करेंगे तो T की जगह 0 आ जाएगा, और इसके बाद जो हम एक डेफिनेशन बना रहे हैं वो है टाइम कांस्टेंट की। तो टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच which 63.2% of maximum charge is stored। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है कि ये वो टाइम है जो 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज जितने टाइम में स्टोर हो जाए उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अब टाइम कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन भी ली जाती है कि टाइम रिक्वायर्ड टू
that the capacitor deposited 0.632 times the equilibrium charge of Q नॉट। बार आप एक डेफिनेशन जो लिखी है इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसी चीज़ को यूँ देखते हैं कि इस इक्वेशन से हम 63.2 ऑफ Q नॉट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो देखें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी इक्वेशन को दोबारा लेके कैलकुलेशन ऑफ (63.2% मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट। तो आप देखें इस इक्वेशन को हम लेते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी ओवर आर सी फॉर टी इज इक्वल टू आर सी पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो आप देखें कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी की जगह भी आर सी पुट कर दिया, आर सी ओवर आर सी ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व कर लें 1 माइनस 1 ओवर ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पुट करके, तो इसका आंसर आएगा 0.632 इसको सॉल्व करके। अगर ई प्री मेडिकल वालों को एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो नहीं मालूम तो ये आप वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं 2.93 होती है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर भी आए उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.632 Q नॉट ये आंसर आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में लिखना है तो 63.2% ऑफ Q नॉट जो लिखा जाएगा। तो इसको भी हमने देखे सॉल्व कर लिया। अब डिस्चार्जिंग की तरफ आते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो कैसे होगा। डिस्चार्जिंग के लिए बैटरी को हटाना है सर्किट से। तो आप देखें कि हम इसमें कैपेसिटर अप्लाई करके रेजिस्टर के साथ ये R और C, तो बैटरी को बिल्कुल यहाँ से हटा देंगे। तो स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दें। ये आपका सर्किट मुकम्मल हो रहा है। तो आप देखें इसमें बैटरी नहीं है। तो जैसे ही हम स्विच यहाँ से ये क्लोज करेंगे तो ये आपका जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ से चलना शुरू होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले उसकी डायरेक्शन जो है वो उस तरफ थी, अब ये इस तरह मूव करेगी, करंट ऐसे चलेगी। तो इस तरह ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। अब इसी को ग्राफ की शक्ल में जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो वही Q और T के दरमियान, टाइम के दरमियान जो है वो ग्राफ ले लें। तो अगर जो आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और अगर स्मॉल RC होगी तो जल्दी आ जाएगा नीचे। ये देखें, इसको हम कहते हैं स्मॉल RC की वैल्यू और ये लार्ज RC की वैल्यू। यानी RC का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा उतना स्लोली ग्राफ डिस्चार्ज होगा, जितना स्मॉल होगा उतना तेज़ी से कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता रहेगा। अब इसको उसी इक्वेशन को हम दोबारा सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन थी चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क ये है कि डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन है दैट इज़ Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो अब देखें ये Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर नहीं है, डायरेक्टली उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे टाइम पुट कर दें, T इज इक्वल टू आर सी, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस आर सी ओवर आर सी, ये कैंसिल हो गया। तो Q नॉट ई पावर माइनस 1 या Q नॉट डिवाइडेड बाई ई, तो ये 1 ओवर ई हो गया।
इसको जिस वक्त हम सॉल्व करते हैं तो 1/E आप कैलकुलेटर में चेक कर लें तो इसका आंसर आता है 0.368 क्यू नॉट या 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो जब T इज इक्वल टू RC पुट करते हैं तो उस वक्त 36.8% मैक्सिमम चार्ज का डिस्चार्ज हो चुका होता है। अब इसी वैल्यू को अगर हमने देखना हो कि ये वैल्यू है किस जगह पे ग्राफ में, तो उसका भी निशान जो है वो लगा दिया जाता है। जैसे पहले वाले में ये मैक्सिमम था तो इसका 63%, 50% बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं। तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर देखें, ये बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ऊपर ये लाइन जो है, ये लाइन है टाइम कांस्टेंट की 0.632 क्यू नॉट की। इसी तरह अगर आपने 36% पे आपने इसकी लाइन लगानी है तो 50% से थोड़ा सा नीचे ये आपकी 0.362 क्यू नॉट, ये वैल्यू क्यू नॉट की है। तो इस तरह आपका ये ग्राफ जो है ये भी मुकम्मल हो गया और ये कैलकुलेशन भी हमने आखिर तक कर ली। अब आखिर पे इसकी यूजेस आ जाती है एप्लीकेशंस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की। तो जिसमें एक यूज़ ये है कि ये विंडशील्ड वाइपर्स जो गाड़ियों में लगे होते हैं वो तेज़ी के साथ जब मूव कर रहे होते हैं तो वो स्मॉल आरसी है। जैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो हम उसके स्टेप वाइज उसको इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे स्मॉल आरसी है, और जब ड्रिजलिंग हो रही होती है वो बहुत स्लो मूव करता है तो वो लार्ज आरसी है। इसी तरह इसको आप यानी एप्लीकेशंस में एक इसकी आ गई विंडशील्ड जो आपके पास वाइपर्स होते हैं। दूसरी एप्लीकेशन इसकी फ्लैश गन्स के अंदर कैमरास में, वो तेज़ी से फ्लैश गन की स्पीड को कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, तो उसको जो कंट्रोल करना है उसके पीछे भी कैपेसिटर के साथ आरसी का सर्किट लगा हुआ होता है। ये दूसरी एप्लीकेशन आ गई। एक और एप्लीकेशन इसकी है वो है CDI सिस्टम, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। ये आमतौर पे आप देखें होंडा CD70 के जो मोटरसाइकिल पे लिखा होता था कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। तो ये इससे पहले इग्निशन का जो प्रोसेस है वो पॉइंट के थ्रू होता था। पॉइंट एक डिवाइस है, मोटरसाइकिल वगैरह में गाड़ी में भी लगी होती थी पुरानी जो सिस्टम्स होते थे उसमें, तो उसको रिप्लेस किया CDI सिस्टम ने और ये ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट पे नॉर्मली कार्बन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती थी, जल्दी आ जाती थी, तो आप 2-4 दिन चलाया उसके बाद आप पॉइंट को साफ़ कराएंगे, 2-4 दिन चलाया फिर पॉइंट को साफ़ करवाएंगे। तो इस तरह इसको रिप्लेस कर दिया कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। तो आज हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, और कैपेसिटर का तमाम टॉपिक जो है ये मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच।